लेकिन सवाल सिर्फ केंद्रीय सत्ता का नहीं है। मौजूदा वक्त में सियासत जिसके हाथ में होती है वो अपने अनुकूल परिभाषाएं गढ़ने लगता है, चाहे वो न्याय की परिभाषा हो या फिर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की परिभाषा हो। जिक्र दिल्ली सरकार का हो रहा है, केजरीवाल सरकार का हो रहा है। आंदोलन के वक्त क्या बोल थे और अब के क्या बोल हैं, देखिए रिपोर्ट। दोनों चेहरे जन लोकपाल के। एक वक्त आंदोलन ऐसा जो भ्रष्ट होती राजनीति को कटघरे में खड़ा करने से भी नहीं हिचकिचाता था और भ्रष्ट होती सत्ता को यह कहकर निशाने पर लेने से भी नहीं चूकता कि सत्ता कभी खुद के खिलाफ सजा नहीं चाहती, तो वह जन लोकपाल नहीं चाहती। तो दूसरा चेहरा ऐसा जिसमें सत्ता पाकर अपनी सत्ता को कभी कटघरे में खड़ा न करने देने का ऐसा जन लोकपाल जिसमें खुद ही कोतवाल। जी, नया जन लोकपाल। क्योंकि आंदोलन के दौर में रामलीला मैदान से यही आवाज उठती रही कि राजनेता या सत्ता के हाथ में लोकपाल की डोर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उस वक्त गीत था, और सत्ता में आने के बाद यही जन लोकपाल ही सत्ता को कुछ इस तरीके से कोतवाल बना गई कि आंदोलन के दौर के गीत सत्ता के बेखौफ जश्न में बदल गए। जश्न इसलिए क्योंकि अब केजरीवाल की सत्ता को जन लोकपाल छू नहीं सकता। मसलन 4 सदस्यों में 3 राजनेता, जिसमें एक सीएम, दूसरे स्पीकर और तीसरे विपक्ष के नेता, और एकमात्र बाहरी यानी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो आंदोलन के दौर में 11 सदस्यों का जिक्र था, जिसमें राजनेता, मंत्री, सीएम या कहें विधानसभा की बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन अब सत्ता हाथ में है तो जन लोकपाल को वही विधानसभा 2/3 बहुमत से हटा सकती है, जिसके पास मौजूदा वक्त में 95% बहुमत है। जी, यानी चलेगी आम आदमी पार्टी की ही। और आंदोलन के दौर में तो शिकायत करने वाले को सुरक्षा देने का सवाल भी उठाया जाता था, और तब ये माना भी जाता था कि शिकायत करने वालों को तो सत्ता डराती है, इसलिए उनकी हिमायत उस वक्त आंदोलन से होती थी। लेकिन केजरीवाल का नया जन लोकपाल तो एक कदम आगे बढ़कर शिकायत करने वाले को भी सजा देने में भरोसा जतलाता है। यानी शिकायत गलत तो सजा मिलेगी, शिकायत जो सुने उसे हटाने का पावर विधानसभा को। लोकपाल को चुनेगा कौन? तो राजनेता। तो जन लोकपाल को लेकर सवाल कई है। भ्रष्ट राजनेता होता है या अधिकारी? भ्रष्ट सत्ता होती है या नौकरशाह? सत्ता अगर ईमानदार है तो उसे जन लोकपाल क्यों चाहिए? और जन लोकपाल के दायरे से सत्ता के पास अगर बचने के उपाय हैं, तो फिर ऐसे लोकपाल का मतलब क्या है? यानी जो सवाल कभी केजरीवाल आंदोलन की जमीन पर खड़े होकर उठाते थे और उस वक्त के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बहस की चुनौती देते थे, और उस वक्त शीला दीक्षित चुप रह जाती थी, वही सवाल अब प्रशांत भूषण सड़क से उठा रहे हैं, और सत्ता में रहकर सीएम केजरीवाल चुप है। सत्ता में किस बात का गुमान होता है, ये वाकई बड़ी दूर की गोटी हो चली है। क्योंकि सत्ता, ये तो नहीं कहेंगे असहिष्णु हो चली है, लेकिन सत्ता अपने गर्वीले रौब में डराना भी जानती है। शायद इसीलिए उस वक्त चुनौती, इस वक्त चुनौती से इनकार। कई मतलब है, लेकिन सियासी पर्यावरण में किसे पता था कि पर्यावरण पर बैठक में एक नए तरीके की सियासत या उसके आगे की कूटनीतिक देखने की मिलेगी। देखिए इस तस्वीर को जरा। दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। जी, वशीर बद्र का शेर याद कर लीजिए और फिर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को देख लीजिए। क्योंकि यह तस्वीर कह रही है कि भारत पाकिस्तान दोस्त भले ना हो, लेकिन दुश्मन कतई नहीं है। मोदी और शरीफ एक ही सोफे पर बिल्कुल सटकर कुछ इस तरीके से बैठे हैं, लगता है पुरानी यारी है। और मोदी जिस तरीके से समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, या फिर दिखा रहे हैं, या सब कुछ कह रहे हैं, और शिद्दत के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सुन रहे हैं, और बहुत ही शिद्दत के साथ, खामोशी के साथ नरेंद्र मोदी की तरफ देख नहीं रहे, सिर्फ उनकी आवाज अपनी कानों में उनकी गूंज सुनाई दे रही है। इन सब का मतलब है क्या? यानी दोनों नेताओं की इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर कौन कहेगा
कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक बातचीत बंद है और रिश्ते यहां मुश्किल सिर्फ सेना खड़ा कर रही है, वहां मुश्किल सेना खड़ा कर रही है। कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं, क्या दोनों उस दिशा में बढ़ेंगे? लेकिन इन सब के बीच बात तो सियासत की ज्यादा हो गई, अब बात पर्यावरण की। जरा रिपोर्ट देखिए। इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी जी। 1972 से 2015 तक जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आया और विकसित देशों के रुख में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। पहली बार 1972 में स्टॉकहोम में और उसके 20 बरस बाद रियो में जब पर्यावरण बिगाड़ने के लिए प्रदूषण का जिक्र उठा, तब भी भारत ने वही सवाल उठाया जिसे आज पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। It is a result of a global warming that came from the prosperity and progress of an industrial age powered by fossil fuel. तो सवाल है विकसित देश समझेंगे कब? और अब भारत और अमेरिका अगर एक साथ बैठकर जलवायु को लेकर परेशान है तो समझना यह भी होगा कि भारत की सबसे बड़ी आबादी तो जलवायु पर ही टिकी है, क्योंकि पर्यावरण का सीधा असर खेती पर पड़ता है और 1 डिग्री तापमान के बढ़ने से 5 मिलियन टन तक गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। सूखा और बाढ़ के हालात के दायरे में 30 करोड़ लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित होती है, जो 2 जून रोटी से जुड़ी है। फिर अमेरिका जैसे देश जिस कोयले के प्रयोग पर रोक लगाना चाहते हैं, भारत के 20 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंची नहीं है और कोयले का प्रयोग वो बंद कर नहीं सकते। फिर भारत तो 2% से भी कम प्रदूषण करता है, जबकि अमेरिका 21% से ज्यादा। The advanced countries must leave enough room for developing countries to grow. And we must strive for a lighter carbon footprints on our growth path. लेकिन भारत की मुश्किल उसकी अपनी समझ की भी है, क्योंकि कथित विकास और चकाचौंध की आड़ में गांव हाशिए पर है। शहरों को स्मार्ट बनाते हुए नए कंक्रीट के जंगल उगाए जा रहे हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस दौर में स्मार्ट सिटी का जिक्र हो रहा है। मुश्किल इसलिए जो संसाधनों का जिक्र पर्यावरण को बचाने के लिए होना चाहिए उसे नष्ट किया जाए, और मुश्किल इसलिए विकसित देशों के लिए उपभोक्ता की स्थिति भारत में रोजी रोटी को परेशान तक कर देती है। इसीलिए मुश्किल, इसलिए सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, सामाजिक और आर्थिक समानता का भी है। शायद इसीलिए विरोध पेरिस में भी हो रहा है। जानते हैं कि किस रूप में पर्यावरण को लेकर एक चिंता है, और भारत जैसे देश में तो कहीं ज्यादा है। एक वक्त में सूखा, कभी बाढ़, ये इतनी बड़ी तादाद को प्रभावित करता है। और इसी की वजह दूसरी तरफ विकसित देशों में पर्यावरण का मतलब उनकी अपनी जिंदगी और जिंदगी के साथ जुड़े हुए शायद उन सवालों को लेकर बड़ा हो चला है, जिसमें पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग का सवाल विकसित देशों के लिए उपभोक्ता से आगे, और इन सब के बीच विकासशील देशों के लिए मुश्किल सवाल, क्या वो वाकई पश्चिमी सभ्यता और उस लिहाज से विकसित होना चाहते हैं? ये एक अंतर्द्वंद भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी